हेलो मैम। हाँ, कौन बोल रहा है ये? आदित्य शर्मा, म्यूट करिए। आदित्य शर्मा, म्यूट योरसेल्फ। आदित्य शर्मा, म्यूट योरसेल्फ। चलिए, अब बिल्कुल कोई डिस्टरबेंस नहीं, कोई अपने आप को अनम्यूट नहीं करेगा, सब लोग म्यूट करके रखेंगे और वीडियोस ऑफ रखेंगे, क्योंकि अब इस स्टोरी में कोई डिस्टरबेंस नहीं आना चाहिए। हाँ, तो हुआ ये कि वो बहुत ही मुंहजोर हो उठी और उन्होंने अपने पति से कहा कि वो उनके मित्र प्यारेलाल शर्मा से मिलना चाहती हैं। नाना जो है पढ़े लिखे समझदार व्यक्ति थे, उन्होंने मौके की नजाकत देखा, उन्होंने देखा कि ये टाइम ज्यादा बहस करने का नहीं है, ज्यादा पूछताछ करने का नहीं है, तो उन्होंने तुरंत ही उनकी बात को माना और प्यारे अपने दोस्त को, प्यारेलाल शर्मा को बुला लाए। और जब प्यारेलाल शर्मा उनके सामने आए, उनकी पत्नी के सामने, तब उन्होंने जो कहा वो और भी चौंका देने वाला था, सबके लिए बहुत ही अचंभित कर देने वाला था। उन्होंने प्यारेलाल शर्मा से कहा कि मैं चाहती हूँ कि आप मेरी बेटी की शादी अपने ही जैसे किसी स्वतंत्रता सेनानी से कराएं। मैं नहीं चाहती कि मेरी बेटी की शादी किसी अंग्रेज के फरमाबरदार अर्थात अंग्रेजों के आज्ञाकारी कर्मचारी से हो। वो चाहती थी कि उनकी बेटी की शादी किसी स्वतंत्रता सेनानी से हो। अर्थात समझ में आया बच्चों? नानी ने अपनी बेटी की शादी की जिम्मेदारी अपने पति को या किसी अन्य घर वाले को न सौंपकर उनके पति के मित्र प्यारेलाल, स्वतंत्रता सेनानी प्यारेलाल शर्मा को सौंप दी। ठीक है, तो इस प्रकार से नानी ने अपरोक्ष रूप से स्वतंत्रता संग्राम में भाग लिया। मतलब डायरेक्ट ना लेकर अपरोक्ष रूप से। अभी इससे ये पता लगता है कि वो उस महिला के अंदर, उस महिला के मन में देश की आजादी के लिए कितना जुनून था, ये पता लगता है कि वो अपनी जिंदगी को इस तरह से जिया उन्होंने कि कोई कह नहीं सकता था कि उनके अंदर आजादी का इतना जुनून होगा। लेकिन अपनी बेटी की शादी उन्होंने एक स्वतंत्रता सेनानी से करवाने की इच्छा जाहिर करके सभी लोगों पर ये जाहिर कर दिया कि वो स्वतंत्रता के प्रति, देश की स्वतंत्रता के प्रति कितनी ज्यादा जागरूक है। ठीक है, इसके बाद उनकी शादी, इनकी माँ की शादी एक ऐसे व्यक्ति से हुई, एक ऐसे लड़के से हुई जो आर्यन बघेल, म्यूट योरसेल्फ। आर्यन बघेल, म्यूट योरसेल्फ। तो उनकी माँ की शादी एक ऐसे व्यक्ति से हुई जिसे आजादी की लड़ाई में भाग लेने के कारण, हिस्सा लेने के अपराध में आईसीएस के इम्तिहान में बैठने से रोक दिया गया था और जिसकी जेब में पुश्तैनी ढेला, एक पैसा ढेला तक नहीं था। ठीक है, तो ऐसी व्यक्ति से शादी हुई उनकी माँ की, जिसको आजादी की लड़ाई में भाग लेने के कारण उस वक्त एक बहुत बड़ा, जैसे आज आईएएस है वैसे ही तब एक आईसीएस एग्जाम हुआ करता था, उसमें रोक दिया गया था क्योंकि वो स्वतंत्रता सेनानी था और उसके मतलब नाना जी के घर के समान वो बहुत रईस नहीं थे। और उनकी माँ जो थी, अपनी माँ और गांधी जी के सिद्धांतों के चक्कर में उन्हें उनकी माँ को सादा जीवन जीने पर मजबूर होना पड़ा। वो खादी की साड़ी पहना करती थी और वो मतलब खादी की साड़ी पहनना उनको आता नहीं था, इसलिए वो रात भर उसका अभ्यास करती थी ताकि दिन में उन्हें शर्मिंदगी न उठाना पड़े। और उनकी माँ के विषय में उनकी सास कहा, यानी कि लेखिका की दादी कहा करती थी, हमारी बहू तो ऐसी है कि धोई पोछी और छीके पर टांग दी। ये जुमला लेखिका की दादी अपनी बहू के विषय में कहा करती थी। और ऐसा क्यों कहा करती थी? क्योंकि उनकी माँ कभी भी घर के कार्यों में, घर के जो भी घर के कार्य होते हैं उसमें कभी भी उनकी माँ की हिस्सेदारी नहीं होती थी। इसलिए उनकी माँ एक शो पीस के समान थी, जो केवल कहते हैं ना धोई पोछी, जैसे शो पीस को हम धोते हैं, पोछते हैं और रख देते हैं, उससे कोई काम नहीं लेते। इसी प्रकार उनकी माँ एक शो पीस की तरह थी कि वो उनकी दादी कहा करती थी कि हमारी बहू तो ऐसी है कि धोई पोछी और छीके पे टांग दी। और वो कहती है कि यह गनीमत थी कि उन्हें छीके पर से उतारने की
किसी ने पेशकश भी नहीं की थी। अर्थात उनकी माँ से कभी भी किसी ने ये नहीं कहा कि वो घर के कार्य करें। कभी घर घर के कार्य करने के लिए उन पर प्रेशर या दबाव नहीं बनाया गया। और लेखिका पूछती है कि क्यों नहीं बनाया, क्योंकि घर के सभी सदस्य कार्य करते थे, लेकिन उनकी माँ कभी भी घर के कार्य नहीं करती थी। इसकी वजह क्या है? लेखिका के दिमाग में आती है, तो वो खुद ही इसका जवाब देती है। कहती है इसकी वजह 2 समझ में आई मेरे। एक तो मेरे नाना पक्के साहब माने जाते थे, अर्थात जो नाना थे वो बहुत रईस थे और साहब माने जाते थे। और केवल वो दिखने में हिंदुस्तानी थे, बाकी रहन-सहन, पहनावा से पूरे अंग्रेज लगते थे, है ना? और दूसरे उन्होंने अपनी बेटी, इतनी सुंदर और सुशील बेटी, उन्होंने अपने सिर फिरे लड़के को, अपनी नाजुक लड़की सौंपी थी। वो कहती है, इससे रोमांचक क्या हो सकता है? नानी की सनक भरी आखिरी ख्वाहिश और नाना की रजामंदी से ये रोमांचक कथाएं थी, जो कहानी को और भी दिलचस्प बना देती हैं। तो एक तो वजह ये थी कि माँ से कभी कोई कार्य नहीं लिया गया, कि वो माँ बहुत अमीर घर से आई थी, नाना उनके बिल्कुल साहबी खानदान के थे। और दूसरी वजह उनकी स्वयं माँ थी। माँ उनकी बहुत ही खूबसूरत, नजाकत और गैर दुनियादारी के साथ ईमानदारी और निष्पक्षता का जीवन जीती थी। वो कभी झूठ नहीं बोलती थी, एक की बात कभी दूसरे से बताती नहीं थी, जिसके कारण न कभी उन्हें घर में विरोध का सामना करना पड़ा, बल्कि उनसे कोई ठोस कार्य भी नहीं कराता था। और इसके बाद उनको बाहर वाले भी उनसे अपने मामलों में, उनके अपने कार्यों में उनसे राय लेने आया करते थे। तो दादी कहती हैं, दादी से उन्होंने कई बार सुना था कि हम पे हाथी हैं, हम हाथी पर हल ना जुतवाया करते, हमारे पास बैल है। लेखिका कहती है, इस जुमले का भावार्थ मुझे बचपन में समझ में आ गया था। इसका मतलब ये था कि हाथी जो है कि एक केवल एक शानो शौकत की सवारी है, वो खेत में हल नहीं जोतता, हल जोतने का काम करते हैं बैल। तो यहाँ पर एक माँ को हाथी की संज्ञा दी गई है, क्योंकि माँ तो उनकी बहुत अमीर और घराने से थी और बहुत नजाकत, नफासत, खूबसूरत, पढ़ी लिखी महिला थी। तो इसलिए वो एक शो पीस की तरह थी। तो वो कहती है कि हमारे पास कार्य करने के लिए और भी बहुत लोग हैं, वो हम हाथी पर हल नहीं जुतवाते। तो इस तरीके से वो अपनी माँ के विषय में बताती हैं कि उनकी माँ जो थी, उन्होंने कभी भी घर की जिम्मेदारी नहीं संभाली। जिस तरह से माएँ होती हैं, बच्चों के लिए खाना बनाना, बच्चों के कार्य करना, बच्चों को तमाम जिम्मेदारियां घर की होती हैं, ऐसी कोई भी जिम्मेदारी उनकी माँ ने कभी भी नहीं निभाई। वो ज्यादातर, कुछ तो उनकी माँ की तबीयत खराब रहती थी, इसके चलते वो घर का कोई कार्य नहीं संभाल पाती थी। दूसरा, उनकी जो रुचि थी, उनका जो इंटरेस्ट था माँ का, वो ज्यादातर किताबें पढ़ने में, साहित्य चर्चा और संगीत सुनने में किया होता था, जो वो लेटे लेटे करा करती थी। यानी कि उनकी माँ कभी, और बच्चों की देखभाल करना, बाकी और घर के कार्य करना, ये घर की और महिलाएं करा करती थी। माँ ने कभी भी पारंपरिक माँ के या एक बहू की जिम्मेदारी उनकी माँ ने कभी भी नहीं संभाली। वो कभी झूठ नहीं बोलती थी, ठीक है। तो कुछ खासियत उनकी माँ में ऐसी थी कि उन्हें न कार्य करते हुए भी, घर का कोई भी जिम्मेदारी उन्होंने नहीं संभाली, फिर भी घर में उनकी बहुत ही इज्जत, सब लोग उनको मान सम्मान देते थे, उनकी माँ को, है ना। और कोई भी घर में बड़ा कार्य होता था तो उसमें उनकी रजामंदी जरूर ली जाती थी, उनसे राय ली जाती थी, और उस राय को पत्थर की लकीर की तरह माना जाता था। तो इस प्रकार से उनकी माँ भी परंपरा से हटकर जी। जिस प्रकार से नानी उनकी परंपरा से हटके रही, उसी प्रकार से उनकी माँ ने भी, जैसे परंपरागत औरतें होती हैं वैसे न जीकर अपनी मर्जी से जीवन को जिया। तो लीक से खस के, लेखिका आगे लिखती है कि लीक से खिस के अपने पूर्वजों में माँ और नानी होती तो गनीमत थी, लेकिन वहां उनके यहाँ ऐसे ही एक परदादी भी थी, जिसके विषय में अब आ जाती है माँ और नानी के विषय में उन्होंने कह दिया। अब यहाँ पर वो आ जाती है परदादी की तरफ। नेक्स्ट महिला है, अगली महिला है जिसके विषय में उन्होंने लिखा है, वो है उनकी परदादी।
परदादी जो थी वो कुछ ऐसी थी कि उन्होंने कसम खा रखी थी कि अगर उनको भगवान की कृपा से कभी 2 से ज्यादा धोतियां हो जाएंगी तो वो दान कर देंगी। क्योंकि ऐसा वो कोई क्यों करती थी? क्योंकि वो जैन जैन समाज से थी ना, मृदुला जैन धर्म को मानती थी। और जैन धर्म में अपरिग्रह का तात्पर्य होता है चीजों का संग्रह न करना। जैन धर्म में एक अपरिग्रह है जिसपे का अर्थ है कि ये लोग चीजों का संग्रह नहीं करते, क्योंकि ये लोग मानते हैं कि चीजों का संग्रह से मोह और माया का जन्म होता है। इसीलिए जितनी आवश्यक है ये उतना ही सामान रखते हैं, ज्यादा चीजों को जमा नहीं करते। तो दादी के पास, परदादी के पास अगर 2 से 3 धोती होती थी तो वो एक दान देती थी, ठीक है। और एक परदादी ने बहुत ही अलग हटके कार्य किया। उन्होंने एक मंदिर में जाकर मन्नत मांगी कि मेरी माँ जब पहली बार इनकी माँ जब पहली बार गर्भवती हुई तो नानी ने मन्नत मांगी कि मेरी पतोहू को तो पहला बेटी होनी चाहिए। और ये भगवान के पास जाकर और कहते हैं इसे पोशीदा नहीं रखा, यानी कि पोशीदा का मतलब है ऐसा नहीं था कि उन्होंने इसको छिपाया हो, पोशीदा का मतलब है छिपाना। इन्होंने इस मन्नत को छिपाया नहीं, सब में ऐलान कर दिया कि मैं तो ये चाहती हूँ कि मेरी पतोहू को सबसे पहला बच्चा होने वाला है वो बेटी हो। तो लेखिका ये कहती है कि ऐसा नहीं था कि हमारे घर में कोई लड़की नहीं थी, दादाजी की भी बहनें थी और मेरे पिताजी की भी बहनें थी। लेकिन ये जरूर था कि सबसे खानदान में पहला बच्चा हमेशा लड़का होता आया था। तो इसलिए पता नहीं क्यों दादी ने ये गैर रवायती, अर्थात जो लोग मतलब इस प्रकार की मन्नत ज्यादातर लोग नहीं मानते कि लड़का लड़की हो, ज्यादातर लोग मानते हैं कि लड़का हो, या कुछ नहीं मानते। लेकिन उन्होंने गैर रवायती मन्नत मांगी कि मेरे तो घर में पहली तो लड़की आए। और इतना ही नहीं था, वो ये मन्नत मांगकर इसे मंदिर में जा जाकर दोहराती रही। और वो कहते हैं कि माँ दादी का तार कुछ इस प्रकार से भगवान से जुड़ा हुआ था कि कोई भी मन्नत दादी इधर मांगा करती थी और भगवान के घर में तुरंत टन से घंटा बजता और भगवान जी मानो कह देते होंगे तथास्तु, ठीक है। तो इस प्रकार से उन्होंने जब मन्नत मांगी तो लेखिका बहुत मजाक में कहती है कि भगवान भी उनकी मन्नत को सुनकर इतनी अफरा तफरी में आ गए कि एक नहीं दो नहीं एक एक करके 5 कन्याएं धरती पर उतार दी। अर्थात लेखिका की कितनी बहनें थी? लेखिका अगर स्वयं को लगा ले तो 5, अगर लेखिका की बहनें लिखेंगे तो 4 बहनें थी लेखिका की, और लेखिका को लगाकर 5 हो गई। तो इस तरह से उन्होंने 5 कन्याएं एक एक करके धरती पर उतार दी। और इसके बाद कहती है लेखिका अपनी परदादी के विषय में बताती हैं कि परदादी के लिए क्या कहें, भगवान तो क्या, नामी चोर भी नामी चोर को भी वो सही रास्ते पर लाने की हिम्मत रखती थी। अब नामी चोर का एक किस्सा वो बताती है। वह यूं था कि ये बताती है कि एक बार गांव के सारे मर्द शादी में गए हुए थे और गांव की सभी महिलाएं सज धज कर रथ जगा कर रही थी। रथ जगह की एक रस्म होती है, जब बारात चली जाती है तो घर की सारी महिलाएं रथ जगा करती है। और इसके पीछे लॉजिक ये होता है, रथ जगह के पीछे वो रात भर जगती हैं। रात भर जगने के पीछे लॉजिक ये है कि मर्द है नहीं, अगर महिलाएं भी सो जाएंगी तो चोरी होने का डर होता है। इसलिए और जब शादी का माहौल हो तो घर में जेवर कपड़ा पैसा होता है। ऐसे में यदि मर्द बाहर चले गए हैं और महिलाएं भी सो जाएंगी तो घर में चोरी होने का डर है। इस कारण से रत जगह का एक रस्म रखी गई है जो हर घर में मनाई जाती है। जब बारात चली जाती है तो महिलाएं रथ जगा करती हैं। तो लेखिका के घर में भी रथ जगा हो रहा था। और उसी रात को एक नामी चोर सेंध लगाकर हवेली में घुसा, लेकिन उसकी किस्मत खराब थी। जिस कमरे में उसने सेंध लगाई थी उसी में परदादी सो रही थी। तो जैसे ही जरा सी आवाज हुई, तो बुढ़ापे में की नींद जो होती है थोड़ी कच्ची नींद होती है, तो जैसे ही थोड़ी सी आवाज हुई
तो नानी की नींद खुल गई और नानी ने पूछा कौन है। तो लेकिन जो चोर था वो भी पूरी कैलकुलेशन करके ज्योग्राफिया लगा के घुसा था कि किस कमरे में घुसना चाहिए ताकि वो कमरा खाली मिले। और वो नहीं जानता था कि आज जो जो दादी और किसी और कमरे में सोती थी, आज अपनी जगह बदलकर उसी कमरे में सो जाएंगी जिसमें वो सेंध लगाने वाला था। तो जैसे ही दादी ने खटका सुना चोर का, दादी ने पूछा कौन है। तो चोर एकदम सकपका गया और वो बोला जी मैं। तो दादी जी मैं सुनकर भी दादी डरी नहीं। दादी ने कहा पानी पिला। और चोर और भी डर गया। चोर ने पूछा कि जी मैं। तो बोले हाँ हाँ पानी पिला, मुझे बहुत प्यास लगी है, तेरे और मेरे सिवा और भगवान के सिवा यहाँ कौन है। तो वो और भी डर गया। उसने कहा जी मैं तो चोर हूँ। तो उसने कहा हुआ करे देखो मैं और उसको कुछ हिदायत दी। प्यासे को तो पानी पिला, पर देख मेरा धर्म ना बिगाड़ियो, लोटे पर कपड़ा बांध के रखियो, पानी लेकर आ कुएं से, मुंह पर अपना कपड़ा बांध के रखना, पानी को अच्छी तरह छानना। इस प्रकार से कुछ हिदायत देकर दादी ने चोर को पानी लेने भेज दिया। और जब चोर पानी लेकर आया तो उन्होंने उस लोटे से खुद पानी पिया और चोर को भी पानी पिलाया। इस तरह जब चोर और माजी ने जब चोर ने भी उसी लोटे से पानी पी लिया, तो माजी ने कहा देख बेटा, अब एक ही लोटे से पानी पीकर हम दोनों माँ बेटा बन गए। अब चाहे तो तू चोरी कर, अब ये तेरा घर है, अब तू चाहे इस पे चोरी कर और चाहे तो तू खेती बाड़ी कर। तो चोर भी भला आदमी था। दादी के इस प्रकार की नसीहत से को सुनकर चोर ने वो अपना धंधा छोड़ दिया। और आर्या बघेल, अपने आप को म्यूट कीजिए, म्यूट योरसेल्फ। तो वो रोमांचक धंधा छोड़कर चोर भी खेती बाड़ी में लग गया। और लेखिका कहती है जब मैंने उसे देखा तो बड़ा ही भला मानुष मुझे लगा। तो दादी तो ऐसी थी उनकी। दादी के बारे में आपने सुना किस प्रकार की खासियत दादी में थी कि एक नामी चोर को भी उन्होंने किस प्रकार से उसको चोरी का धंधा छुड़वा कर खेती के कार्य में लगा दिया। तो इस प्रकार से वो कहती है लेखिका कि हमारे घर में लीक से हटकर कार्य करने वाले लोग थे। अब वो कहती हैं हाँ कि यहाँ पर वो कहती हैं कि बताती है कि जब वो यहाँ पर आजादी के जश्न की बात करती हैं कि जब आजादी का जश्न मनाया जा रहा था तो सभी लोग आजादी का जश्न देखने के लिए वहां गए, देखने के लिए गए, लेकिन इंडिया गेट गए। लेकिन लेखिका आजादी का जश्न देखने क्यों नहीं जा पाई? क्योंकि लेखिका की तबीयत खराब थी। इसके कारण वो आजादी का जश्न देखने के लिए इंडिया गेट नहीं जा पाई। उन्हें एक पुस्तक दे दी गई ब्रदर्स काराजोब की, जो उन्होंने पढ़ी। और वो बताती है कि उन्हें उस पुस्तक के पहला अध्याय जो बच्चों के साथ अनाचार अत्याचार पर था, उन्हें पहली बार में ही कंठस्थ हो गया। और इस पुस्तक ने उन्हें जिंदगी भर कहानी लिखने में बहुत प्रेरणा दी, बहुत काम आया। ठीक है, तो इस प्रकार से उन्होंने अपने, इसके बाद वो अपनी बहनों के बारे में, चारों बहनों के बारे में बताती हैं। बेटा अब जो है टाइम हो रहा है हमारी मीटिंग ओवर होने का, तो इसके बाद लेखिका एक एक करके अपनी बहनों के बारे में बताती हैं। वो बताती हैं, ठीक है बच्चों, 9:10 हो गया है। बची हुई कहानी हम कल आपको बताएंगे, कल कहानी एक्सप्लेन करेंगे। मीटिंग ओवर हो रही है। ओके बाय। हाँ बाय। हेलो मैम। हाँ बेटा।